अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं एक नए लेसन के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जमात हफ्तुम के मजमून तारीख का सबक साम्राज्य की पेशकदमी, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक में हम मराठा सरदारों से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे कि मराठा सरदारों ने किस तरह से शुमाली भारत में अपने काम किए और मराठा हुकूमत को मजबूत किया। आप नक्शे में देख सकते हैं शुमाली भारत में मराठा हुकूमत कहाँ तक फैली हुई थी, और उसी तस्वीर में आपको शिवाजी महाराज भी जो है तो नज़र आ रहे हैं। तो हम इस सबक में शुमाली हिंद में यानी शुमाली हिंदुस्तान में मराठा सरदारों ने किस तरह से मराठा हुकूमत को मजबूत किया, ये इस सबक में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सबक में इंदौर के होलकर, इनसे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप लोग नक्शे में देख सकते हैं कि इंदौर जो है वो कहाँ पर वाक़ है, यह आप लोगों को बखूबी नज़र आ रहा होगा कि इंदौर कहाँ पर है। और इंदौर के होलकर जो थे, उन्होंने उनमें सबसे पहले मल्हार राव होलकर के बारे में हम देखेंगे। मल्हार राव होलकर जो है इक़्तिदार के बानी थे। उन्होंने तवील अरसे तक मराठा हुकूमत की खिदमत की और वो गोरिल्ला जंग के माहिर थे। गोरिल्ला जंग जो पहाड़ों पर चढ़कर जो है तो लड़ी जाती थी, उसे गोरिल्ला जंग कहते थे, तो वो उसमें बहुत माहिर थे। बाजीराव अव्वल, आप लोग बाएं तरफ ऊपर वाली तस्वीर में देख सकते हैं, बाजीराव अव्वल जो है तो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और नाना साहब पेशवा भी जो है तो नीचे वाली तस्वीर में जो है तो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो नाना साहब पेशवा और बाजीराव अव्वल के दौर में उन्होंने यानी किसने, मल्हार राव होलकर ने बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाए। मालवा और राजपूताना में मराठों की बालादस्ती कायम करने में इनका अहम किरदार था, यानी मराठा हुकूमत को बढ़ाने में इनका अहम किरदार था। पानीपत की जंग के बाद देखो, जंग की एक तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। ये पानीपत की जो है तो मुकाम है, वहाँ पर जो जंग हुई थी उसे पानीपत की जंग कहते हैं। तो उसके बाद, पानीपत की जंग के बाद शुमाली भारत में मराठों की शान और शौकत को दोबारा जिला बख्शने और उन्होंने माधवराव पेशवा की बहुत मदद की थी। माधवराव पेशवा आगे हम देखने वाले हैं, उनकी भी जो है तो इन्होंने बहुत मदद की थी। किसने? मल्हार राव होलकर ने। तो यहाँ पर हम होलकर जो है वो एक सरनेम है, इंदौर के रहने वाले थे ये, तो इनके बारे में जो है तो हम देख रहे थे। अब मल्हार राव के बाद हम देखेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में। ये मल्हार राव के जो बेटे थे, जिनका नाम था खंडेराव, तो खंडेराव की ये बीवी थी और कुंभरी की लड़ाई में खंडेराव की मौत वाक़ई हो गई थी, यानी इनके शौहर की जो है तो मौत वाक़ई हो गई थी। कुछ अरसे बाद मल्हार राव का भी जो है तो इंतकाल हो गया था। इसलिए इसके बाद इंदौर का जो निज़ाम संभालने के लिए अहिल्याबाई ने जो है तो सब कुछ अपने हाथों में ले लिया वहाँ का इंतज़ाम संभालने के लिए। और उन्होंने एक बेहतरीन वो सिफारतकार और उम्दा मुंतज़िम थी, यानी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करने वाली थी और बहुत ही अच्छा वो काम करती थी। उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। पहली तस्वीर तो हमें नज़र आ रही है जो वो अहिल्याबाई होलकर की है,
उसके बाद उन्होंने कुएं बनवाए, खेतों में तालाब बनवाए, और घाट वगैरह जो है तो वहाँ पर घाट पर जो है तो रास्ते वगैरह बराबर करवाए, मनादिर बनाए, खानकाहें बनाई, बहुत सारे जो है तो उन्होंने धर्मशालाएं, पानी की सबीलें बनवाई, और मुल्क में सकाफती इत्तेहाद के लिए भी जो है तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। वो खुद लोगों के मामलात का फैसला करती थी, बहुत सखी थी वो, यानी बहुत बड़े दिल वाली थी, गरीबों की मदद किया करती थी, और किताबों से उनको बहुत मोहब्बत थी, बहुत किताबें पढ़ा करती थी। उन्होंने मुसलसल यानी कंटिन्यू 28 बरस तक बड़े इस्तेहकाम के साथ यानी बड़ी मजबूती के साथ शुमाली भारत में मराठा इक़्तिदार के कद को बुलंद किया, यानी मराठा हुकूमत को मजबूत किया। रियासत में अमन अमान और नज़्म ज़ब्त कायम करके रियाया को, लोगों को खुशहाल बनाया, लोगों की ज़िंदगी में जो है तो खुशी लाई। और मराठा शाही के ज़वाल के ज़माने में यशवंतराव होलकर ने हुकूमत को बचाने की कोशिश की। यहाँ पर अगर हम सब देखेंगे तो अहलियाबाई होलकर ने जो है तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए। वो जो तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, वो सब जो है तो उन्होंने बनवाया। ये सब बनाने की वजह से लोगों को बहुत फ़ायदे हुए। किसानों को जो है तो पानी आसानी से मिलने लगा, रास्ते बेहतर हो गए, और उन्होंने तालीम के लिए और मनादिर वगैरह भी जो है तो बनाए ताकि लोग अपने मजहबी काम बराबर कर सकें। तो ये तमाम काम जो है तो अहलियाबाई होलकर के थे। अब अहलियाबाई होलकर के बाद हम देखेंगे नागपुर के भोसले, और उनमें जो अहम हैं जिनका नाम है रघुजी भोसले, उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। नागपुर के भोसले ख़ानदान के परसोजी भोसले और शाहू महाराज के ज़माने में विहार और गोंडवन के इलाके बतौर जागीर अता किए गए थे। नागपुर के भोसले ख़ानदान के रघुजी राव, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, रघुजी राव नहायत अहल, बासलाहियत और बहादुर शख्स थे। उन्होंने जुनूबी भारत में यानी भारत का नीचे वाला हिस्सा कहते हैं हम जिसे, वहाँ पर उन्होंने, और एक है तरुचिरापल्ली जो है तो एक इलाका है, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। ऊपर की तरफ बाएं की तरफ जहाँ पर लिखा हुआ है तरुचिरापल्ली, वहाँ पर जो है तो उन्होंने उसके आसपास के इलाकों को मराठा अमलदारी के तहत लाने का अहम किरदार अदा किया, यानी मराठा हुकूमत वहाँ पर उन्होंने फैलाया। इसी तरह शाहू महाराज ने बंगाल, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है तो लगान वसूल करने का यानी चौथ वसूल करने का जो महसूल का काम होता था, वसूल करने का इख्तियार भी जो है तो रघुजी भोसले को दे दिया। आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में नागपुर के जो भोसले हैं, नागपुर का नक्शा दिया हुआ है। बंगाल जो पहली तस्वीर है, लिखा हुआ भी है वहाँ पर बंगाल भारत में कहाँ है वो आप लोग देख सकते हैं। बिहार कहाँ पर है वो भी देख सकते हैं, और उड़ीसा कहाँ पर है वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर इन इलाकों में रघुजी भोसले को महसूल वसूल करने का, यानी किसानों से जब फसल हो जाती थी तो उसका हिस्सा कुछ हिस्सा जो है तो किसान हुकूमत को देते थे, तो वही वसूल करने का हक जो है वो रघुजी भोसले को दिया गया। और उन्होंने इन इलाकों को मराठों के ज़ेर इक़्तिदार भी लाया, यानी वहाँ पर मराठा हुकूमत फैलाने में मदद की। 1751 में नागपुर भोसलों ने उड़ीसा का सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया, जहाँ 1803 तक इनका तसल्लुत कायम हुआ। उड़ीसा में भी जो है तो वर्दी खान से जो है तो उन्होंने वो इलाका जीत लिया, और बहुत दिनों तक वहाँ पर उन्होंने हुकूमत की। तो यहाँ पर यही सब जो है तो बताया गया है रघुजी भोसले के बारे में। यहाँ पर एक लड़का जो है वो
दिखाई दे रहा होगा, वो पूछ रहा है कि मराठा डिच यानी क्या। क्या आप जानते हैं मराठा डिच किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पर समझेंगे और उस लड़के को बताएंगे कि मराठा डिच यानी क्या। कोलकाता के अंग्रेज नागपुर के भोसलों से डरने लगे थे। मराठों के मुमकिना हमलों से शहर को बचाने के लिए उन्होंने शहर के इर्द गिर्द एक खंदक खोद दी थी, जो मराठा डिच के नाम से मशहूर हुई। यानी जो कोलकाता में अंग्रेज थे वो मराठा लोगों से डरते थे कि मराठा ना जाने कब हम पर आकर हमला कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो शहर था उसके किनारे किनारे उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया, जिसे खंदक कहा जाता था। बहुत उसकी गहराई होती थी, ताकि जो भी अगर बाहर से आए तो वो अंदर ना आने पाए आसानी से शहर में। तो इसको मराठा डिच कहा जाता था। जिस तरह हमने नागपुर के भोसले और इंदौर के होलकर के बारे में मालूमात हासिल की है, ठीक इसी तरह अब हमें ग्वालियर के शिंदों के बारे में मालूमात हासिल करना है। आप लोग के सामने यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जैसे बड़े बाजीराव ने शुमाली भारत में राणोजी शिंदे को इनकी फर्ज शनासी देखकर सरदार मुकर्रर किया। राणोजी शिंदे को है ना दिया गया। राणोजी शिंदे के बाद इनके बेटे जयप्पा, दत्ता जी और महाद जी ने अपनी बहादुरी से मराठों के इक़्तिदार को मजबूत किया। महाद जी शिंदे की आप लोग तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने बहुत बहादुरी से मराठों के इक़्तिदार को जो है तो मजबूत किया। माधवराव पेशवा ने शिंदे खानदान को सरदारी महाद जी को अता की। माधवराव पेशवा की आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने जो है तो महाद जी शिंदे को सरदारी दी, इन्हें उस इलाके का जो है तो बड़ा बना दिया। आगे देखते हैं हम लोग। महाद जी एक बहादुर और माहिर सिफारतकार थे। वो बहुत बहादुर थे महाद जी शिंदे। पानीपत की शिकस्त के बाद शुमाली भारत में मराठों की बालादस्ती को दोबारा कायम करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। महाद जी शिंदे, जो पानीपत की जंग हुई थी उसमें मराठा हुकूमत हार गई थी, उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब दोबारा मराठा हुकूमत शुमाल में फैले, इसके लिए जो है तो महाद जी शिंदे ने बहुत काम किया था। वो गोरिल्ला जंग जो है तो जानते थे और गोरिल्ला जंग को बहुत ही अच्छी तरीके से वो करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रांसीसी जो फौजी था एक, जिसका नाम था डबाइन, फ्रांसीसी फौजी माहिर डबाइन की रहनुमाई में अपनी फ़ौज की तरबियत की। देख सकते हैं आप लोग, फ़ौज जो है तो तरबियत कर रही है, ट्रेनिंग ले रही है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक मुनज़्ज़म फ़ौज बनाई, एक बेहतर फ़ौज उन्होंने बनाया और रोहिलों को, जाटों को, राजपूतों को और बुंदेलियों को जो है तो उन्होंने शिकस्त दी। साथ ही साथ तोप खाने का इस्तेमाल भी जो है तो उन्होंने किया। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं तोप खाना जो है तो रखा हुआ है, तोप कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है दुश्मनों को। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो महाद जी शिंदे ने जो है तो की। ये ग्वालियर के रहने वाले थे। यही सब जो है तो यहाँ पर बताया गया है। आप लोग बआसानी जो है तो तस्वीर में सब कुछ देख सकते हैं। महाद जी शिंदे हैं, माधवराव पेशवा है, पानीपत की लड़ाई है, फ़ौज की तरबियत हो रही है और तोप खाने का इस्तेमाल। अब पानीपत की जंग के बाद मराठा हुकूमत को कमज़ोर देखकर अंग्रेज़ों ने दिल्ली की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आप लोग नक्शे में देख सकते हैं दिल्ली स्टार बना हुआ है। तो अंग्रेज़ जो है तो अब दिल्ली की सियासत में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, यानी अब वो दिल्ली में जो है तो दिल्ली की तरफ जो है तो वो आगे बढ़ने लगे। उन्होंने सूबे बंगाल, आप लोग देख सकते हैं, पानीपत की लड़ाई की तस्वीर है, उसके नीचे सूबे बंगाल भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर बंगाल के सिविल गैर फौजी मामलात के इख्तियारात अपने हाथों में ले लिए।
यानी बंगाल के जो बहुत सारे काम थे अहम, उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। इनकी ख्वाहिश थी कि दिल्ली के बादशाह को अपने काबू में कर लें। इन मुखालिफ और नासाजगार हालत में महादजी शिंदे ने अंग्रेज़ों को शिकस्त देकर बादशाह को दोबारा दिल्ली के तख्त पर बैठाया। यानी महाराठा जो सरदार थे महादजी शिंदे, उन्होंने ऐसे वक्त में भी जो है तो अंग्रेज़ों को शिकस्त दी और दोबारा जो है तो दिल्ली के तख्त पर बादशाह को बैठाया। उनके कारनामों से खुश होकर बादशाह ने इन्हें वकील मुतलक का ओहदा बख्शा, जिसके तहत उन्हें शहरी और फौजी इख्तियारात हासिल हुए। उन्होंने कमसिन पेशवा सवाई माधवराव की जानिब से ये ओहदा कबूल किया। इस ओहदे की वजह से दिल्ली की बादशाहत मुकम्मल तौर पर इनके ज़ेर असर आ गई। डूबती हुई बादशाहत को संभालना आसान ना था। महादजी ने इंतहाई नासाजगार हालात के बावजूद बड़े अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ 1784 से 1794 तक दिल्ली के कामकाज को संभाला। यानी इनके अंडर में जो है तो बहुत कुछ आ चुका था महादजी शिंदे के अंडर में, और जो हुकूमत थी दिल्ली की वो इनके ज़ेर असर थी। इनके कामों को देखते हुए दिल्ली के बादशाह ने इन्हें बहुत सारे जो है तो इख्तियारात दे दिए थे। तो ये महादजी शिंदे के बारे में जो है तो मालूमात थी। नजीब खान के जो वारिस थे, उन्होंने पानीपत की लड़ाई के जो है तो वो जिम्मेदार थे। नजीब खान के आप लोग तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। और अब वो जो है रोहिलखंड में भी जो है तो शोरिशें जो है तो बुलंद कर रहे थे, यानी मुख्तलिफ मुसीबतें जो है वो खड़ी कर रहे थे। नजीब खान का जो है तो एक नवासा था जिसका नाम था गुलाम कादिर। आप लोग देख सकते हैं गुलाम कादिर की जो है तो तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। उसने क्या किया, पैसों के लिए और मलका बादशाहत खजाने के लिए, खजाने भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, उसके लिए जो है तो उसने बादशाह और मलका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी। बादशाह की आंखें निकलवा ली और ख़जाना जो है तो हथिया लिया, ख़जाना लेकर वो भाग गया। अब लूटा हुआ ख़जाना इससे वापस लेकर महादजी शिंदे ने बादशाह को वापस किया और पानीपत की लड़ाई के बाद मराठों का जो वक़ार गिर गया था उसे बहाल किया महादजी शिंदे ने। दिल्ली के बादशाह को मराठों के ज़ेर नगी करके भारत की सियासी कारोबार अंजाम दिया। तो ये तमाम काम जो है आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं। पानीपत की लड़ाई है, नजीब खान और उसका नवासा गुलाम कादर नज़र आ रहा है आप लोगों को, लाल किला भी जो है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये तमाम काम जो है तो उन्होंने महादजी शिंदे ने जो है तो बेहतर तरीके से जो है तो किया। लाल किले पर जो है तो उसने कब्ज़ा कर लिया था गुलाम कादर ने, तो वो भी जो है तो महादजी शिंदे ने उससे वो तमाम चीज़ें वापस ले ली। यही बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रघुनाथ राव के बारे में कि ये कौन थे। रघुनाथ राव, पेशवाओं की घरेलू रंजिशों की वजह से रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की गोद में जो है तो जाकर बैठ गए। यानी रघुनाथ राव घरेलू जो रंजिश थी, पेशवा के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही थी इनके घरों में, इसकी वजह से जो है तो ये अंग्रेज़ों से जाकर मिल गए और इसका इरादा अंग्रेज़ों की मदद से पेशवाई हासिल करना था। यानी वो खुद जो है तो पेशवा बनना चाहते थे। मराठा सिफारतकारों को ये मंजूर ना था, लेकिन जो बड़े बड़े सरदार थे मराठों के, वो ये पसंद नहीं करते थे कि रघुनाथ राव जो है तो वो पेशवा बने। और इसके अलावा क्या हुआ, फिर मराठा सिफारतकारों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ाई यकीनी थी। और इस सूरत हाल से बात वाज़ेह हो गई थी कि दो बड़ी ताकतें यानी कि मराठा और अंग्रेज़, इन दोनों में से कौन जो है आगे भारत पर हुकूमत करेगा। अंग्रेज़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है भारतीय और अंग्रेज़ों में, वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और भारत
का नक्शा भी जो है तो दिखाई दे रहा है कि अब कौन वहाँ पर हुकूमत करेगा। रघुनाथ राव की भी आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम आगे का सीन देखते हैं कि मुंबई से अंग्रेज़ बोरघाट के रास्ते मराठों पर हमलावर हुए और आप लोग यहाँ पर घाट की भी जो है तो तस्वीर देख सकते हैं। अंग्रेज़ों और मराठों को आप लोग नज़र आ रहा होगा। महाराष्ट्र का मुंबई का हिस्सा भी आप लोगों को नक्शे में दिखाई दे रहा है। तो मुंबई से अंग्रेज़ बोरघाट के रास्ते मराठों पर हमलावर हुए। महादजी शिंदे की क़यादत में मराठा फ़ौज मुनज़्ज़म थी, यानी मजबूत थी। मराठों ने गोरिल्ला तरीके से जंग इख्तियार करते हुए अंग्रेज़ों को अनाज की रसद मिलने नहीं दी, यानी इनके ऊपर अनाज जो है तो इन्होंने मराठों ने बंद कर दिया। गोरिल्ला जंग जो है तो मैं बोला हूँ ना, पहाड़ों पर चढ़कर जो है तो लड़ी जाती है, तो इस तरीके का उन्होंने इस्तेमाल किया। दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ वड़गांव के मुकाम पर, जो आज मुंबई और पूना के रास्ते पर ये मुकाम है। वहाँ पर जो है तो अंग्रेज़ फ़ौज और मराठों के दरमियान जो है तो जंग हुई। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई, यानी अंग्रेज़ यहाँ पर हार गए और उन्होंने मजबूरन रघुनाथ राव को मराठों के हवाले कर दिया। रघुनाथ राव, मैं अभी जैसे बताया आप लोगों को, रघुनाथ राव कौन, जो अंग्रेज़ों के पास जाकर बैठ गया था पेशवा बनने के लिए, तो उनको जो है तो इनके हवाले कर दिया, महादजी शिंदे के हवाले। आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्या बताया गया है यहाँ पर। महादजी शिंदे के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम थी। 1803 तक दिल्ली पर मराठों का तसल्लुत था और अगर ये बात समझ ली जाए कि अंग्रेज़ों ने मराठों से लड़कर भारत को फतेह कर लिया, तो हमें महादजी शिंदे के जो कारनामे हैं उन्हें, उनकी कीमत जो है तो हमें समझ में आएगी। और साथ ही साथ दिल्ली का सब काम हम निपटा कर जब वो वानोड़ी यानी पूना आए, पूना के मुकाम पर इनकी मौत हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है और इनकी याद में जो है तो फिर एक छतरी तामीर की गई। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं वो इमारत जो नज़र आ रही है, शिंदे छतरी, वानोड़ी, पूना में जो है तो ये वाक़ है। तो महादजी शिंदे की जो है तो याद में ये बनाई गई है। आप लोगों को तस्वीर में मराठा लोग दिख रहे हैं, भारत का नक्शा भी नज़र आ रहा है, महादजी शिंदे है और उनकी जो याद में छतरी बनाई गई है वो भी आप लोगों को नज़र आ रही है। तो महादजी शिंदे ने मराठों के लिए जो है तो बहुत सारे काम किए, वो यहाँ पर दिखाया गया। जिस तरह से शिंदे, होलकर और भोसले मराठा हुकूमत को मजबूत कर रहे थे, ठीक उसी तरह शिवाजी महाराज के तामीर करदा बहरी बेड़े को बाप बेटों यानी कान्होजी और तलाजी, आप लोग देख सकते हैं, कान्होजी तस्वीर में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं और तलाजी नज़र आ रहे हैं बाजू वाली तस्वीर में, ब्लैक वाली तस्वीर में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो ये दिनों बाप बेटों ने जो है तो बहरी बेड़ा यानी आप लोग नज़र आ रहा होगा एक जहाज़ जो है तो पानी में दिखाई दे रहा है। ऐसे बड़े बड़े जहाज़ जो है तो समुंदर में उतार कर उनके ऊपर फ़ौज रखी जाती थी ताकि समुंदर के रास्ते से कोई दुश्मन हमारे इलाकों में घुस ना पाए। उसे ही जो है तो बहरी बेड़े कहते थे। तो कान्होजी और तलाजी आंग्रे वगैरह ने बहुत जो है तो काम किया और मजबूती के साथ उन्होंने पुर्तगालियों से, अंग्रेज़ों से और जो सिद्दी थे उनसे जो है तो उन्होंने लड़ाई की। पुर्तगाली और अंग्रेज़ों की तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। उनसे जो है तो ये कान्होजी, तलाजी आंग्रे वगैरह ने जो है तो काफ़ी लड़ाई की और अपनी जो है तो धाक जमाई। उन्होंने मराठा हुकूमत के साहिली हिस्से की उन्होंने हिफाजत की, साहिली हिस्से यानी पानी के रास्ते की उन्होंने हिफाजत की। आगे है वहाँ पर खंडेराव, सिपे सालार खंडेराव और दाभाड़े जो इसके बेटे थे त्र्यंबक राव ने गुजरात में मराठा हुकूमत की बुनियाद रखी। किसने? खंडेराव और उनके बेटे दाभाड़े, उन्होंने जो है तो गुजरात में मराठा हुकूमत को बनाया, उसकी बुनियाद रखी। खंडेराव की मौत के बाद इसकी बीवी थी जिसका नाम था ओमाबाई, उसने भी जो है तो अहमदाबाद में मुग़ल सरदार को शिकस्त दी, वहाँ के किले को फतेह किया।
इसके बाद गायकवाड़ों ने गुजरात के वडोदरा को अपनी हुकूमत का मरकज़ बनाया। मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारों ने शुमाली भारत में मराठा इक़्तिदार को तोसी में मदद की। शिंदे और होलकर को बहुत ज़्यादा उन्होंने कीमत देकर ताउन किया। तो यहाँ पर जो दूसरे थे खंडेराव और उनके बेटे तिरंबक राव, उसके अलावा उनकी जो बीवी थी, क्या नाम बताया मैं उनकी बीवी का, उमाबाई, ये तमाम लोगों ने भी जो है तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मराठा हुकूमत को फैलाने में मदद की। माधवराव पेशवा की जो मौत थी उसके बाद मराठा हुकूमत जो है तो वो कम होती चली गई और नाना फडणवीस, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, साथ ही साथ महादजी शिंदे ने उस शिराजा बंदी की, यानी हुकूमत को बचाने की कोशिश की। जिस वक्त महादजी शिंदे शुमाली भारत में मराठों के तसल्लुत को बढ़ा रहे थे, मराठा हुकूमत को बढ़ा रहे थे, उसी तरह जुनूब में नाना फडणवीस ने जो है तो ये काम संभाला। शुमाली भारत, ऊपर की तस्वीर में शुमाली भारत नज़र आ रहा है आपको, और जुनूबी भारत यानी भारत का नीचे का हिस्सा। तो ये दोनों तस्वीरों में आप शुमाली भारत और जुनूबी भारत समझ सकते हैं, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो इस तरह से नाना फडणवीस ने जुनूबी भारत में मराठा हुकूमत को बढ़ाने की कोशिश की। इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड़ों ने बड़ी शुजाअत और क़यादत के साथ, सलाहियत के साथ मराठा हुकूमत को जो है तो बढ़ाया। ये लोग जो है तो मराठा हुकूमत की रीढ़ की जो है तो हड्डी थी। साथ ही साथ पटवर्धन, हरिपंत फड़के, इन्होंने भी जो है तो मराठा हुकूमत को बढ़ाने में मदद की। माधवराव पेशवा, नाना फडणवीस, ये तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने मराठा हुकूमत को काफ़ी मजबूत किया। शुमाली भारत और जुनूबी भारत में जिस तरह से मराठा हुकूमत फैली, बहुत ही अच्छी तरीके से मराठा हुकूमत चल रही थी। महादजी शिंदे और नाना फडणवीस ने भी जो है तो काफ़ी अच्छी तरीके से हुकूमत को संभाला। लेकिन इनकी मौत के बाद अब बाजीराव दुवम, जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं नीचे वाली तस्वीर में, उनको जो है तो ये इक़्तिदार दिया गया। लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो इस इक़्तिदार को, इस मराठा हुकूमत को बेहतर तरीके से जो है तो संभाल सके। और फिर यहाँ से मराठा हुकूमत जो है तो ज़वाल जो है तो उनका शुरू हो जाता है, यानी मराठा हुकूमत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। और वो मराठा सरदारों के इत्तेहाद को कायम नहीं रख सके। मराठा सरदारों में फूट पड़ने लगी, यानी मराठा सरदार आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से मराठा हुकूमत जो है तो अंदर से खोखली हो गई। जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर जो है तो मजबूती ख़त्म हो जाती है। ये तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से शुमाली भारत में और जुनूबी भारत में मराठा हुकूमत कमज़ोर हो गई और धीरे धीरे जो है तो मराठा हुकूमत ख़त्म होने लगी। जैसे जैसे मराठा हुकूमत ख़त्म होने लगी तो अंग्रेज़ों ने भी जो है तो अपना काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने बरतानवी परचम जो था 1817 में पूना में उन्होंने यूनियन जैक, जो उनका परचम, जो उनका फ्लैग नज़र आ रहा है, वो उन्होंने वहाँ पर फैला दिया और लहरा दिया। 1818 में सोलापुर में भी जो है तो उन्होंने मराठों को शिकस्त दे दी। लड़ाई हो रही है मराठों और अंग्रेज़ों में, वहाँ पर भी जो है तो उन्होंने मराठों को शिकस्त दी और धीरे धीरे जो है तो मराठा हुकूमत ख़त्म हो गई। मराठा हुकूमत का ख़त्म होना यानी अंग्रेज़ों का बढ़ना और अंग्रेज़ों का जो है तो हुकूमत हिंदुस्तान पर कायम होना, ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। बहुत सी पुरानी और रवायती बातें धुंधला कर मादूम हो गई और बड़ी तब्दीली आई। भारत की तारीख़ का ये व्यवस्था का इख्तिताम पजीर हुआ और एक नए अहद का आगाज़ हुआ। यानी अब यहाँ से बादशाहत का जो दौर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और अंग्रेज़ों ने अपना तसल्लुत, अपनी हुकूमत
यहाँ पर कायम कर दी। तो यही सब चीज़ें जो है तो इस सबक में बताया गया है। मराठा सरदारों के बारे में अच्छी डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से मराठा सरदारों ने बेहतर यहाँ पर काम किया मराठा हुकूमत को बढ़ाने में, मजबूत करने में। तो इस सबक में इतना ही सब कुछ बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसका वीडियो आप लोग बार बार देखना, सबक को अच्छी तरीके से समझना, इसकी मश्क के सवालात के जवाबात आप लोगों को करना है। साथ ही साथ आप लोगों के अंदर अगर कोई आप लोगों को किसी परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो अपने उस्ताद से राब्ता कायम करके उनके उन मसलों को आप लोगों को हल करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।